Hope you are doing well. Let's start it. So आज का डे 4 है जावा का. हाँ, हमने डे 3 में हमने देखा था एरे. तो आज के डे 4 में देखते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या है. तो आज का टॉपिक क्या है? व्हाट इज स्ट्रिंग. तो आज हम स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं. जावा में स्ट्रिंग क्या होता है, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, दैन इमिटेबल क्लास. स्ट्रिंग जो क्लास है ना वो इमिटेबल है. क्या होता है इमिटेबिलिटी हम देखेंगे. दैन स्ट्रिंग क्लास में जो मेथड्स है वो देखेंगे और उनका यूज़ देखेंगे. दैन लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में असाइनमेंट करेंगे इसके ऊपर. ठीक है, तो चलो पहले वाले टॉपिक पे चलते हैं. तो क्या है स्ट्रिंग. तो एक्चुअल में स्ट्रिंग क्या है, तो जितना भी कुछ डेटा ना इंटरनेट पे जब जाता है ना तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जाता है. तो जैसे यहाँ लिखा है, द मोस्ट ऑफ डेटा दैट ट्रांसमिटेड ऑन द इंटरनेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर. सच ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग. तो जितना भी कैरेक्टर का ग्रुपिंग होता है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मोस्ट लिखा है ये भी एक स्ट्रिंग है ना. वैसे ही यहाँ से इतना जो सेंटेंस लिखा है ना, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है. तो यहाँ पे सभी चीज़ें जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है. तो हमें समझ गया. तो स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सिंपल फॉर्म ग्रुप ऑफ कैरेक्टर. तो हमने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा था. तो सी और सी प्लस प्लस में हमने स्ट्रिंग के लिए क्या पढ़ा था, हमने सी और सी प्लस प्लस में देखा था कि स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ कैरेक्टर टाइप एरे. वहाँ पे क्या था, कैरेक्टर टाइप एरे था. कैसे बनाते थे हम, कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप यूज़ करते थे. नाम जो देना है एरे का वो देते थे सब्सक्रिप्ट दे के, फिर हम डेटा डालते थे कर्ली बेसिस में, सिंगल कोट में. और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो टर्मिनेट होता है /0 से, है ना. जैसे यहाँ पे लिखा है, इन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज अ स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड एन एरे ऑफ द कैरेक्टर वेयर द लास्ट कैरेक्टर विल बी अ नल पॉइंटर. ठीक है, नल कैरेक्टर. दिस नल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ स्ट्रिंग. वो क्या बताता था कि खत्म हो गया, स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो गया. ठीक है, बट दिस इज नॉट वैलिड इन जावा. जावा में ये चीज़ वैलिड नहीं है. हम देखेंगे जावा में क्या वैलिड है क्या नहीं है. ठीक है, तो ऐसा हम पहले करते थे. तो सी और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग क्या था, कैरेक्टर टाइप एरे था. चलो, तो जैसे एरे हमने कल ही टॉपिक देखे हैं. तो ये देखो एरे है और हर एक इंडेक्स पे देखिए वो कैरेक्टर सेव हुआ है, JAVA और /0. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं. तो हम देखते हैं कि जावा में स्ट्रिंग क्या है. तो जावा में स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा. तो स्ट्रिंग क्या है जावा में, स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है. ठीक है, जो कि कौन से पैकेज के अंदर है, जावा के लैंग पैकेज के अंदर. जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर. ठीक है, हम चलो देख के आते हैं कि ये सच में ये फाइल कहाँ पे. ठीक है, तो चलते हैं. तो हमें पता है कि जावा जो सेव हुआ जब हमने इंस्टॉल किया, उसकी सारी फाइल्स, सारी लाइब्रेरीज कहाँ पे जाके सेव होंगी, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर. जब हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए तो हम सर्च करेंगे जावा फोल्डर को. देखिए जावा फोल्डर. तो जावा फोल्डर के अंदर जाएंगे तो ये हमने फाइल डे 2 के इसमें दिखे थे, है ना. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है JRE. ठीक है, JRE. हम JRE के अंदर जाएंगे. JRE के अंदर जाने के बाद लाइब्रेरीज के अंदर, अगर मैं लाइब्रेरीज में देखूँ, हमारी अगर कोर लाइब्रेरी जिसका नाम है RT.jar दिख रहा है, ये RT.jar, उसको अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ, ओपन विथ किससे करेंगे, चलो WinRAR. ठीक है, अगर ओपन विथ WinRAR करता हूँ तो उसके अंदर की मुझे फाइल्स दिखेंगी. ठीक है, तो हमने क्या देखा पीपीटी में कि जो स्ट्रिंग क्लास है वो किसके अंदर है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है. तो चलो देखते हैं. तो सबसे पहले कौन सा पैकेज दिख रहा है, जावा. पैकेज इज नथिंग बट अ फोल्डर, सिंपल फॉर्म में. तो हमें जावा मिला. दैन जावा के अंदर क्या है, सेकेंड पैकेज का नाम क्या था, लैंग. दिख रहा है, हाँ. ठीक है, तो इसमें है बोल रहे हैं वो कि स्ट्रिंग क्लास. तो हम सर्च करते हैं स्ट्रिंग क्लास के लिए, स्ट्रिंग क्लास. तो देखिए ये जो लास्ट में दिख रहा है, देखो स्ट्रिंग क्लास प्रेजेंट है. सही है, स्ट्रिंग क्लास है. देन स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, हम देखेंगे ये नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर. पर हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रिंग क्लास कहाँ पे है, कौन से पैकेज के अंदर है, जावा के लैंग पैकेज के अंदर है. ठीक है, ठीक है, चलो बैक टू हम चलते हैं हमारे पीपीटी पे. तो स्ट्रिंग, फिर उसके बाद का पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग इज़ अ इमिटेबल क्लास. जो ये स्ट्रिंग जावा में जो स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है वो एक कौन सी क्लास है, इमिटेबल. अब इमिटेबल का मीनिंग क्या होता है, वो प्रैक्टिकली आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, पर मैं स्टिल बताता हूँ कि इमिटेबिलिटी का मीनिंग होता है कि अगर हमने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस क्लास में हमने कुछ स्ट्रिंग डाला. ठीक है, सपोज मैंने डाल दिया हेलो,
तो मैं क्या इन फ्यूचर उस डेटा को मैं चेंज नहीं कर सकता। मतलब हालांकि मैं चेंज कर सकता हूँ, पर जब वो चेंज होगा डेटा तो उसको एक नई मेमोरी मिलेगी, ठीक है। तो प्रीवियस मेमोरी में वो चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी का मीनिंग होता है इमिटेबल। इमिटेबल मतलब वो डेटा चेंज ना होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इमिटेबल, ठीक है। देन उसके बाद तो हमें समझ गया। तो स्ट्रिंग एक क्या है, स्ट्रिंग एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो कि java.lang पैकेज के अंदर है, और वो एक इमिटेबल क्लास है, मतलब इसमें उसमें डाला गया हुआ डेटा हम इन फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते। देर आर 3 वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन जावा। जावा में हम 3 वे से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सिंपल। तो सबसे पहला क्या है, बाय स्ट्रिंग लिटरल, देन सेकेंड है बाय न्यू कीवर्ड, और थर्ड है कन्वर्टिंग कैरेक्टर टाइप एरे इनटू स्ट्रिंग। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। तो जावा में स्ट्रिंग लिटरल क्या है, तो स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोट्स। मतलब ये क्या है, सिंपल है। अगर आप डबल कोट्स यूज करते हो किसके बाद, जैसे स्ट्रिंग एस, जैसे नॉर्मली हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो कैसे करते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 10 दे देते वैल्यू, तो डायरेक्टली इक्वल्स टू के बाद हम क्या दे देते हैं, वैल्यूज असाइन कर देते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास के साथ भी कर सकते हो। स्ट्रिंग एक स्पेशल क्लास है, नॉर्मल इन जनरल क्लास नहीं, ये एक स्पेशल क्लास है। क्योंकि जावा में मैंने जैसे पहले वाले लेक्चर में भी बोला था कि जावा में सभी क्लास के ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बनते हैं, पर ये जो स्ट्रिंग क्लास है ना, इसमें एक टाइप ऐसा भी है कि वहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज़ ना करते हुए भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, स्ट्रिंग क्लास का ये जो एस है वो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ओपन करेंगे हमारा इक्लिप्स। तो कल जहाँ था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हम ये डिलीट कर देंगे। आप चाहो तो पूरा न्यू प्रोजेक्ट भी, फ्रेश प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट में ही करूँगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं पहला, जो कि है स्ट्रिंग लिटरल टाइप। तो उसमें कैसा है कि नॉर्मली आप स्ट्रिंग लिखेंगे और आप जो भी वेरिएबल बनाए, जैसे मैंने एस बना दिया, और आप डायरेक्टली डबल कोट्स में आप क्या डाल सकते हो, जो भी आपको डेटा डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो, ठीक है। तो ये मेरी हेलो एक क्या होगी, स्ट्रिंग, जो कि किसके अंदर सेव है, एस में। अब जो स्ट्रिंग लाइटरल होता है ना, ये जब हम बनाते तो जब मैं सेकंड बना रहा हूँ, ठीक है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। क्या यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देन एस, सही है। प्रोडक्ट से इसको रन करके देख लेते हैं। और अच्छा तो जैसे क्या आ गया, हेलो, ठीक है। अभी स्ट्रिंग क्लास जो है वो एक इमिटेबल क्लास है, तो समझते हैं इमिटेबल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैं और एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्ट्रिंग क्लास का, वैसे ही। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ string 2 और पहले वाले को नाम दे देता हूँ string 1 सपोज, ठीक है। और क्या करता हूँ, इसमें भी सेम वही डेटा डालता हूँ, हेलो, ठीक है। अगर मैं सेम डेटा अगर से 2 ऑब्जेक्ट्स में डालता हूँ तो क्या होता है कि सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिलती। क्या बोला मैंने, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को फिर से मेमोरी, न्यू मेमोरी नहीं मिलेंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इमिटेबिलिटी का, शिट, सॉरी माय मिस्टेक, इमिटेबल, ठीक है। तो अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट में अगर मैं क्या करता हूँ, डेटा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड, तो क्या होगा, जो S1 को जो मेमोरी मिली थी सबसे पहले, जब ये S1 क्रिएट हुआ होगा ना, तो इसको क्या मिली होगी, मेमोरी मिली होगी, और उस मेमोरी में ये हेलो सेव हुआ होगा, ठीक है। पर मैं अभी क्या करूँ, S1 में जो डेटा है उसको चेंज कर दिया, तो इस टाइम क्या होता है कि ये जो हेलो है ना, ये हेलो वो मेमोरी में ही रहता है, ठीक है। पर एक नया इंस्टेंस क्रिएट होता है जहाँ पे ये वर्ल्ड जाके सेव होता है, ठीक है। और वो जो रेफरेंस होता है, जो नया जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है ना, वो रेफरेंस वो S1 में जाके सेव होता है। तो मतलब सपोज इसको कैसे देखेंगे, पेंट यूज़ करते हैं अपन और हम समझते हैं उसको, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम हमने क्या किया कि हमने क्रिएट किया था S1 और उसमें क्या लिख दिया था हमने, हेलो, क्या लिख दिया था हमने, हेलो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसा किया था, चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि हमने किया था स्ट्रिंग, सॉरी एस कैपिटल, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग
S1 इक्वल्स टू हमने लिखा था हेलो, ठीक है। तो उसको क्या मिली, एक मेमोरी मिली S1 को। और मेमोरी मिलना मतलब क्या मिलना, एक एड्रेस मिलना। तो अज्यूम करते कि 22 वो F564 ऐसे कोई लोकेशन पे, ठीक है, ये उसका मेमोरी एड्रेस है। और हम मेमोरी एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस है वो कौन होल्ड कर रहा है, S1 होल्ड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो रेफरेंस है वो कौन होल्ड करके रखा है, S1। मतलब ये S1 इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और उस एड्रेस पे क्या है, हेलो है, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया कि S1 इक्वल्स टू हमने कर दिया सपोज वर्ल्ड, ठीक है। सॉरी मेरी मिस्टेक है, ऊपर में डबल कोट्स हमने मेंशन करना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होती है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि स्ट्रिंग जब भी आप करो तो आप डबल कोट्स मेंशन करो। तो बाद में हमने क्या किया कि S1 के अंदर जो डेटा था हेलो, उसको हटा के हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। तो चेंज करने के टाइम क्या हुआ, वो इसी मेमोरी में जाके चेंज नहीं हुआ जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि वो इसी मेमोरी में जाके हेलो को हटा के वो वर्ल्ड कर देगा, नहीं। तो इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम JVM ने और एक मेमोरी अलोकेट की और उस मेमोरी में जाके उन्होंने क्या लिख दिया, वर्ल्ड, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो मतलब एक नई मेमोरी मिली, मतलब ही क्या मिला, एक नया रेफरेंस। सपोज हम अज्यूम करते हैं कि ये 20 समथिंग F26 5 है, ठीक है। तो ये एड्रेस अभी कौन पॉइंट कर रहा है, ये S1। तो होप आपको समझा होगा कि क्या है कि इमिटेबल का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने एक डेटा डाल दिया तो वो डेटा चेंज नहीं होगा, मतलब उसी मेमोरी लोकेशन पे तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ चेंज होगा, पर वो क्या करेगा, नई मेमोरी लोकेशन क्या करेगा, ऑक्यूपाइड करेगा। तो हमेशा याद रखना है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस भी है स्ट्रिंग क्लास का कि वो एक इमिटेबल है। इमिटेबल के वजह से क्या होता है कि अगर हम बार बार उसी ऑब्जेक्ट में नया डेटा डालते जाए तो क्या होगा, प्रीवियस मेमोरी क्या होते जाएंगी, लूज होते जाएंगे, लॉस होते जाएंगे, क्योंकि वो तो डिलीट होने नहीं वाला है ना, वो एक नई मेमोरी अलोकेट होंगी, ठीक है। तो इसके तरफ ध्यान रखना है। चलो फिर से चलते PPT की तरफ, सॉरी इक्लिप्स की तरफ। तो समझ गए आपको कि इमिटेबल क्या है। इमिटेबल का मीनिंग क्या है कि अगर S1 में पहले डेटा आपने डाला है और बाद में आप चेंज करते हो तो वो उसको एक नई मेमोरी लोकेशन मिलेगी और वो वहाँ पे वो डेटा रखेगा और वो फिर वो डेटा प्रिंट करोगे। आपको चेंजेस कुछ देखने को नहीं मिलेंगे, आउटपुट में वर्ल्ड आएगा प्रॉपरली, ठीक है। आपको समझ गया, ठीक है। उसके बाद देखते जो लैटरल टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा क्रिएटिंग लैटरल टाइप। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब विदाउट न्यू कीवर्ड, जब हम स्ट्रिंग क्लास का या फिर कोई भी क्लास का विदाउट न्यू कीवर्ड हम जब बनाते तो उनको जो मेमोरी मिलती है ना, वो मिलती है स्ट्रिंग कंटेंट पूल में, ठीक है। तो ये कंटेंट पूल होता क्या है हम देखते हैं, ठीक है। चलो अभी इसके लिए बात करते हैं। तो सपोज मैंने ये यहाँ पे किया है, देन मैंने कर दिया फिर से एक न्यू स्ट्रिंग बनाई और उसका नाम दे दिया S2 सपोज, और उसमें भी लिख दिया हेलो, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, हेलो। अब इस टाइम इसको हटाते, अब इस टाइम क्या होगा, अब इस टाइम दोनों वेरिएबल, ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट S1 और S2 ये दोनों ना एक ही रेफरेंस को पॉइंट करेंगे। अब ये ऐसा क्यों, चलो देखते हैं। तो क्या होता है, जब हम each time you create a string literal, the JVM checks the string content pool। तो आपने जब S1 बनाया तो S1 में क्या डाल दिया, हेलो, और फिर S2 बनाया और उसमें भी क्या डाल दिया, हेलो। तो क्या हो गया कि ये डेटा जब ये S1 क्रिएट हुआ तो ये डेटा जाके मेमोरी में चला गया, है ना, मेमोरी में क्रिएट हुआ, मतलब अलोकेट हुई इसको मेमोरी, और ये डेटा अभी इस कंस्टेंट पूल में अवेलेबल है। तो क्या होगा, जब ये स्ट्रिंग S2 क्रिएट होगा तो उस टाइम एक नई मेमोरी अलोकेट नहीं होंगी उसके लिए, ठीक है, समझ रहे हो उस बात को, नई मेमोरी अलोकेट नहीं होंगी। तो क्या होगा, ये जो पहले से अलोकेटेड मेमोरी है वही रिटर्न होंगी S2 के लिए भी। मतलब यहाँ पे S1 और S2 दोनों किसको पॉइंट करेंगे, उसी मेमोरी लोकेशन को, समझा, ठीक है। हाँ, अगर हम कोई और स्ट्रिंग बनाते हैं और उसमें भी सेम डेटा डालेंगे तो वो भी जो वेरिएबल है वो भी जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसी मेमोरी को कहते हैं पॉइंट करेगा, ठीक है, रेफरेंस को पॉइंट करेगा। तो याद रखना है। पर अगर मैं एक भी कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर को अपर केस या लोअर केस करता हूँ तो क्या हो रहा है, पूरा स्ट्रिंग चेंज हो जा रहा है ना।
तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम इस सपोज यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया S3, तो ये S3 को एक नई मेमोरी एलोकेट होगी, समझा। तो अगर डेटा चेंज है तो ही जाके कंस्टेंट पूल में मेमोरी एलोकेट होती है, अदरवाइज नहीं होती। जेवीएम तभी करेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, इच टाइम यू क्रिएट अ स्ट्रिंग लेटरल द जेवीएम चेक्स द स्ट्रिंग कंटेंट पूल फर्स्ट, इफ द स्ट्रिंग इज एग्जिस्ट इन द पूल अ रेफरेंस टू द पूल इंस्टेंस इज रिटर्न, समझा। इफ स्ट्रिंग डजंट एग्जिस्ट, अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं है, न्यू स्ट्रिंग है ना, एग्जिस्ट इन द पूल, न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंस इज क्रिएटेड, स्ट्रिंग इंस्टेंस का मीनिंग ऑब्जेक्ट ही, ठीक है, क्रिएटेड एंड प्लेस्ड इन द स्ट्रिंग कंटेंट पूल, ठीक है, समझा है आपको। चलो फिर से हम चलते हैं हमारा इक्लिप्स पे। तो मैं ये हटा देता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि कैसा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग सपोज S2, और उसमें भी ना मैं सेम डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो है हेलो, सेम स्ट्रिंग। तो क्या होगा, S1 को जो मेमोरी मिली है ना, मतलब ये हेलो को, वो ही मेमोरी रिटर्न होके रेफरेंस S2 में सेव होगा। तो इन दोनों एक ही रेफरेंस को पॉइंट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए हमें पहले इसको देखना पड़ेगा कि उसका सेकंड जो टाइप है ना, ये वाला, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, इसको समझना पड़ेगा, तभी जाके मैं उसको प्रूफ कर सकता हूँ कि इन दोनों को सेम मेमोरी मिली है। मुझे ये प्रूफ करना है ना कि इन दोनों को सेम, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ इक्वल्स टू यूज़ कर रहा हूँ और S2 को कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो ट्रू दिखाएगा। तो हमें समझेगा कैसे कि वो एक्चुअल में स्ट्रिंग इक्वल से इसलिए ट्रू दिखा रहा है या रेफरेंस इक्वल से इसलिए ट्रू। तो ठीक है, चलो पहले हम इसको पढ़ लेते, फिर मैं आपको एकदम प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बाय न्यू कीवर्ड, तो जावा में सभी क्लासेस के जब भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड बनाते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ जावा में जो स्ट्रिंग क्लास है, हालांकि सिर्फ स्ट्रिंग क्लास नहीं है, और भी क्लासेस है, जो कुछ क्लासेस है जो विदाउट न्यू कीवर्ड भी क्या कर सकते हैं, वो लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो S1 है, S1 को हम न्यू कीवर्ड के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब स्ट्रिंग लिटरल और न्यू कीवर्ड से बनने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है स्ट्रिंग क्लास के, इनमें डिफरेंस क्या है। तो लिटरल में ऐसा है कि अगर वो सेम स्ट्रिंग रहेंगी तो उनको न्यू मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, ठीक है। जबकि न्यू कीवर्ड के यूज से अगर आप बनाते हो तो हमेशा उनको क्या मिलेगी, न्यू, उनमें डेटा सेम रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर न्यू कीवर्ड आप लगा रहे हो तो जेवीएम क्या करेगा, हर एक स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल मेमोरी देगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो चलो बनाते हैं हम बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग S3। चलो S3 बनाते हैं और करते हैं इस बार न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो न्यू कीवर्ड एक्चुअल में करता है क्या है, न्यू जो ऑपरेटर है ना, ये मेमोरी एलोकेट करता है जेवीएम। जब हम न्यू डालते हैं तो हम खुद मेमोरी एलोकेट करते हैं उस S3 वेरिएबल के लिए, ठीक है, मतलब एक फ्रेश मेमोरी। और फिर हम उसमें डेटा इनिशलाइज करते हैं बाय यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर से। उस कंस्ट्रक्टर में जब आप डालते हो, सपोज मैं वही डेटा डाल रहा हूँ, वही स्ट्रिंग डाल रहा हूँ जो हमने S1 और S2 में डाला था, ठीक है। चलो S1 और S2 में जो डेटा डाला था वही, ठीक है। अभी हम चेक करते, यहाँ पे तो हमें समझ में नहीं आया था, पर अब हम S1 या S2 दोनों में से एक को कंपेयर करके देखते हैं, इस बार S3 से, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि S1 और S2 इनको जो मेमोरी मिली है वो दोनों को क्या है, सेम मिली है, पर S1 और S3 को जो मेमोरी मिली है वो सेम है क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ न्यू कीवर्ड उसको एक नई मेमोरी मिली है, ठीक है। चलो ये समझा। अगर मैं और एक वेरिएबल बना लेते हैं हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉपी करो, S4 कर देते हैं और उसमें भी वही सेम डेटा रखते हैं। तो क्या इन दोनों को सेम मेमोरी मिली है, नहीं, जैसे हमने बोला था कि ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि न्यू कीवर्ड से जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनको एक इंडिविजुअल मेमोरी मिलती है। चलो S4 से S3 को करके देखते हैं। चलो रन करते हैं, फॉल्स, हाँ ठीक है, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, सही है। पर अगर मुझे उसके अंदर का डेटा तो सेम है, तो फिर अगर मुझे डेटा कंपेयर करना है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इक्वल्स मेथड, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर की मेथड है। ये ऑब्जेक्ट जो क्लास है वो जावा की सबसे टॉप मोस्ट क्लास या फिर पेरेंट क्लास बोल सकते हो,
ठीक है, उसमें इक्वल्स मेथड है और सभी जो क्लासेस होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी क्लास से इनहेरिटेड है। हम इनहेरिटेंस टॉपिक पे देखेंगे, हालांकि हम ऑब्जेक्ट क्लास को भी हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल्स मेथड को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं सिस आउट, और मैं यहाँ पे उनके अंदर का डेटा कंपेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, S1 डॉट इक्वल्स कर दो, ठीक है, ओके इक्वल्स, और यहाँ पे मैं डबल S2 में डेटा है और वो दोनों से, चलो ठीक है एक बार करके देख लेते हैं, पर हमें समझेंगे कैसे कि ये 3, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं सिस आउट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो हमें समझेगा कि उसके नीचे के जो है वो इक्वल्स के लिए चल रहा है, ठीक है। तो हमें समझ जाएगा कि इक्वल्स के नीचे के जो है वो इक्वल्स मेथड के लिए चल रहा है, ठीक है। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो S1 ऑफकोर्स बात है, S1 और S2 में दोनों में क्या है, सेम डेटा है, तो वो क्या देगा, ट्रू, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि इक्वल्स क्या करता है, इक्वल्स रेफरेंस को कंपेयर करता है, सॉरी इक्वल्स टू क्या करता है, रेफरेंस को कंपेयर करता है। तो इक्वल्स मेथड वो उसके अंदर के एक्चुअल डेटा या फिर कंटेंट या फिर स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ठीक है। तो चलो इस बार हम कंपेयर करके देखते हैं S3 के साथ। S1 में भी हेलो है और S3 में भी हेलो है, तो देखते हैं, सही है। अभी और एक स्ट्रिंग टाइप का ही, एक लेटरल टाइप का ही मैं और एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, जैसे ये बना दिया और इसको कर दिया मैंने कैपिटल, ठीक है, और इसको क्या दे दूँ, सपोज 5। तो आप बताइए कि इसका क्या आएगा। चाहो तो आप पॉज करके मेरे टाइप करने के पहले आप सोचिए कि क्या आएगा। मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ S1 को S5 के साथ, एंड यहाँ पे इक्वल्स भी कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला भी मुझे करना है, ठीक है। तो मेरे को किसके साथ करना है, S1 को S5 के साथ। बाकी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा। होप आपने अभी तक सोच लिया होगा। चलो आउटपुट देखते हैं। हाँ, तो देखिए हमें क्या दिख रहा है, S1 इक्वल्स टू S5 है क्या, नहीं, और उनके अंदर में जो डेटा है वो भी इक्वल्स है क्या, नहीं है। समझा है, ओके गुड। अगर आपका आंसर ये है तो बहुत बढ़िया, सही चल रहा, ठीक है। चलो हाँ, और भी सपोज मैं और कुछ करके दिखाऊँ, क्या करे, सपोज कुछ करते, स्ट्रिंग किया मैंने, वेट मैं ये इन सबको हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको भी हटा देता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है तो आपको बताना है कि क्या होगा। मैंने कर दिया स्ट्रिंग और सपोज S2, ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें है वर्ल्ड, पर S1 प्लस है। तो प्लस ऑपरेटर हमें पता है, प्लस ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, कॉन्केटिनेशन को। अगर स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बीच में हमें दिख रहा है, जैसे ये भी एक स्ट्रिंग है और S1 भी एक स्ट्रिंग है, तो अगर दो स्ट्रिंग के बीच में अगर प्लस ऑपरेटर दिख रहा है तो वो यहाँ पे किस लिए काम करता है, कॉन्केटिनेशन। तो वो इसमें ये वाला डेटा को क्या कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। हाँ चलो मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे S2 को प्रिंट करता हूँ, दोनों को करा लेते हैं। तो पहले हम S2 को पहले देख लेते हैं, फिर हम S1 को देखेंगे। तो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि S1 में हेलो था और हमने डायरेक्टली वर्ल्ड को अटैच किए थे, कॉन्केटिनेशन किए थे, ठीक है। अभी हम S1 को भी प्रिंट करा लेते हैं क्योंकि हमें आगे लगेगा, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन चालू होता है, अभी तक क्वेश्चन चालू नहीं हुआ था कि यहाँ पे क्या होगा, आपको बताना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे मैंने दे दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से दो वेरिएबल, ठीक है, तब तक मैं टाइप कर दूँ, कौन से दो ऑब्जेक्ट को मेमोरी सेम मिलेगी या फिर मेमोरी सेम मिलेंगी ही नहीं, आपको ये बताना है। तो मैं लिख लेता हूँ फटक से, ठीक है। तो आपको चाहो तो आप वीडियो पॉज करके आप सोचिए इसका आंसर क्या आएंगे, ठीक है। चलो होप आपने सोच लिया होगा, रन करके देखते हैं। तो ऑफकोर्स S1 है ना, S2
S2 में क्या था हमारा हेलो एंड वर्ल्ड, S3 में हेलो एंड वर्ल्ड। देखिए S1 को हमने किसके साथ कंपेयर किया, S2 के साथ, दोनों में डेटा डिफरेंट था। देन उसके बाद S2 में क्या था, S2 में था हेलो वर्ल्ड, S3 में भी हेलो वर्ल्ड था, पर दोनों को जो मेमोरी है वो सेम मिली है क्या, नहीं, क्योंकि ये एक अलग है, भले ही डेटा सेम था पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होने की वजह से इन दोनों को मेमोरी सेम नहीं मिली है। समझा, गुड। चलो आगे बढ़ते। ठीक है, अभी हम लास्ट टाइप ले लेते हैं स्ट्रिंग का। तो हमने सेकंड टाइप भी देख लिया था न्यू कीवर्ड वाला, तो हम लास्ट टाइप देखते हैं। लास्ट टाइप है कन्वर्टिंग कैरेक्टर टाइप एरे इनटू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देख मैं कैरेक्टर टाइप एरे बना रहा हूँ, जैसे मैंने CH बना दिया और मैं इसमें कुछ डेटा डाल देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ जावा, तो मैंने डाल दिया J, A, V, A, ठीक है, और मैं इसको टर्मिनेट कर दिया। तो मैंने एक कैरेक्टर टाइप एरे बना दिया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। तो लास्ट टाइप है स्ट्रिंग, जो सपोज S ले लिया, इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग क्लास का, उसके अंदर सिंपली आपको पास कर देना है जो हमने अभी जो एरे बनाया ना कैरेक्टर टाइप का, उसको पास कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया, कन्वर्ट हो जाएगा वो कैरेक्टर टाइप एरे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे S को हम प्रिंट करता हूँ, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं आउटपुट। ठीक है, तो समझा है। तो ये तीसरा टाइप है कन्वर्टिंग कैरेक्टर टाइप एरे इनटू स्ट्रिंग। तो देखते हैं अभी प्री डिफाइंड फंक्शन इन स्ट्रिंग क्लास। तो स्ट्रिंग क्लास में प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन से सब स्ट्रिंग है, टू अपर क्लास, टू लोअर क्लास, स्ट्रीम है, रिप्लेस है, कैरेट है, कंपेयर टू है। हम ये जो इतने मेथड्स हैं ना, इनको डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, और हाँ, इतनी ही मेथड्स नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो मोस्ट ऑफ यूज़ होती है। ठीक है, तो चलो हम इक्लिप्स पे चलते हैं। एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैंने क्या किया कि पहले से उसको टाइप करके रख दिया। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको समझे ना। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले हम देख रहे हैं सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग में हमने क्या किया है, स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम रख दिया हमने एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसमें डाल दिया हेलो, और उसको हम क्या करें सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग एक्चुअल में करता क्या, मैं बताता हूँ। सबस्ट्रिंग करता है कि वो ना उस स्ट्रिंग के बीच में की स्ट्रिंग को निकालता है। ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे 0,2 डाल दिया, तो मतलब 0 यहाँ पे सभी को क्या है, इंडेक्स है। तो ये H0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, 3 और ये 4। तो हमने क्या किया, 0 मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पोजिशन से, और कहाँ तक जा रहे हैं, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये होता है एंडिंग पॉइंट। तो एंड कहाँ पे कर रहे हैं, 2 पे, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो ये करता क्या है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको इंक्लूड करता है, और जो लास्ट जो होता है ना एंडिंग पॉइंट, उसको एक्सक्लूड करता है, मतलब उसको लेता नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो वो H ही प्रिंट करके देगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं, H। ठीक है, उसके नीचे का भी उसने प्रिंट किया, तो ये आपको समझ गया H। देन उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो पहला वाला। ठीक है, हाँ, आप कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो कि आप ये बता दिया, तो इसमें क्या है, हमने स्टार्टिंग इंडेक्स तो बताया पर एंडिंग इंडेक्स नहीं बताया। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, L, और एंडिंग इंडेक्स हमने बताया नहीं है, तो वो पूरा प्रिंट कर देगा। इस केस में वो पूरा प्रिंट कर देगा वहाँ से। तो देखिए LLO, तो आपको समझा है। तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स बता सकते हो और एंडिंग इंडेक्स भी बता सकते हो। अगर आप एक ही इंडेक्स बताओगे तो वो उसको कंसिडर करेगा स्टार्टिंग इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 3, तो आप अज्यूम कर सकते हो, आप आउटपुट बता सकते हो क्या आएगा, बराबर LO। चलो ठीक है, अगर आपको समझा है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी स्ट्रिंग है जिसे हमने ले लिया सचिन तेंदुलकर, यहाँ पे 2 वर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम सब स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो कहाँ से कर रहे हैं, 6 से। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से रहेगा, 6, तो हम काउंट करते हैं। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6, मतलब वो स्पेस से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, टिल द एंड, क्योंकि हमने एंड पॉइंट नहीं दिया है। और सेकंड वाला भी देख लेते हैं, डायरेक्ट एक साथ फिर रन करते हैं। और सेकंड इसमें क्या है, सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और जाएगा 6 तक, मतलब वो सचिन को प्रिंट करेगा। सही है, चलो। देयर इज एरर, क्या है एरर, ओके, हमने कमेंट्स किया था उसको,
ठीक है, ये हमारा स्पेस से लेके वहाँ तक समझा है। चलो सेकंड वाला देखते हैं। उसके बाद की मेथड है टू अपर केस टू लोअर केस। इसको यूज़ किया जाता है कोई भी स्ट्रिंग को अपर केस में और लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, S2 में हमने सचिन लिखा है, टू अपर केस करोगे तो आपको अपर केस, ये कैमल केसिंग में लिखा है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जावा फॉलो करता है कैमल केसिंग को, है ना। तो टू अपर केस से वो कैपिटल हो जाएगा, टू लोअर केस से वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, ठीक है, ये केसिंग के लिए यूज़ होता है। चलो नेक्स्ट मेथड पे बढ़। उसके बाद की मेथड है ट्रिम। तो ट्रिम जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप लॉगिन पेज वगैरह बनाते हो ना कोई भी वेबसाइट्स या फिर ऐप्स में, तो वहाँ पे यूज़फुल होता है। जब भी यूज़र अपना डेटा डालता है ना, तो कभी कभी बाय मिस्टेक वो क्या करते था, उसमें स्पेसेस इंक्लूड करता है जिसको वाइट स्पेसेस बोला जाता है। तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम मेथड। तो ट्रिम मेथड एक्चुअल में करती है क्या, ये आगे और पीछे के वाइट स्पेसेस निकाल देती है। जैसे S3 में हमने सचिन डाला है पर उसके आगे में और पीछे में स्पेसेस है, वो स्पेसेस हमें नहीं चाहिए, तब हम क्या करते हैं ये। तो क्यों, क्योंकि हम अगर यूज़र खुद का यूज़र नेम क्रिएट कर रहा है, सपोज़ वो उसका खुद का यूज़र नेम क्रिएट कर रहा है और उसने क्या कर दिया, गलती से स्पेस इंक्लूड कर दी और फिर उसने नाम डाला, दैन फिर लास्ट में भी गलती से उसने स्पेस इंक्लूड कर दी। तो जब उसका वो जो नेम है, यूज़र नेम है, वो अपलोड होगा तो क्या होगा, स्पेस सचिन स्पेस। पर वो नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने की जब कोशिश करेगा ना, रजिस्ट्रेशन के वक्त उसने तो ऐसा कर दिया, पर लॉगिन करने के वक्त उसको याद थोड़ी रहेगा कि उसने स्पेस इंक्लूड किया, क्योंकि स्पेस दिखता नहीं है ना, ठीक है। तो उस गलती की वजह से क्या होगा कि उसका यूज़र नेम मिसमैच दिखाएगा हमेशा। तो ये हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें हम क्या करते हैं, जब भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो उस टाइम हम उस डेटा को ट्रिम कर देते हैं, मतलब आगे और पीछे के वाइट स्पेसेस हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बस याद रखना कि स्ट्रिंग के आगे और स्ट्रिंग के पीछे की ही स्पेसेस हटती है। देखिए ये स्पेसेस है, जो ब्लू दिख रहा है ना वो स्पेसेस है, जबकि सचिन इस वाले इसमें सचिन के आगे भी स्पेसेस नहीं है और ना ही पीछे में स्पेसेस है। देखिए पॉइंटर सिलेक्ट भी नहीं कर रहा, पर इसके अगर मैं पीछे में करूँ तो ये देखिए ये है वाइट स्पेस, ठीक है, ये आगे में, तो ये स्पेस। तो स्पेस को अगर हटाना है तो आप यूज़ कर सकते हो ट्रिम कीवर्ड। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। उसके बाद का है रिप्लेस। तो रिप्लेस कैसे काम करता है, रिप्लेस सिंपल, अगर आपने 3 डेट देखी है तो आपको पता है, चतुर वाला, है ना। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाई है S4, उसके अंदर कुछ डेटा डाला है, जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म, जावा इज़ अ इसलैंड। तो इस स्ट्रिंग में से वो क्या कर रहा है, रिप्लेस करना चाहता है कि जावा की जगह क्या हो जाए, कावा हो जाए। तो जहाँ जहाँ जावा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, कावा। कावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कावा इज़ प्लेटफॉर्म, एंड जहाँ जहाँ जावा है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो सिंपल रिप्लेस मेथड का काम है रिप्लेस करना। तो कैसे किया हमने, S4 डॉट, क्योंकि S4 के अंदर का डेटा मुझे चेंज करना, स्ट्रिंग चेंज करना, S4 डॉट रिप्लेस। सबसे पहले बताऊंगी कि आपको क्या चेंज करना है और कौन सा वर्ड चेंज करना है और फिर क्या चेंज करना है, ठीक है। एंड देन मैं उसको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नई स्ट्रिंग है वो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसको होल्ड किया है मैंने माय रिप्लेस में और उसको फिर मैंने बाद में फर्दर प्रिंट करवाया, ठीक है। चलो प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। कावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कावा इज़ अ प्लेटफॉर्म एंड कावा इज़ अ स्लैंग। उसके बाद का है कैर एट। तो कैर एट मेथड क्या करती है, कैर एट मेथड पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर के कैरेक्टर को रिटर्न करती है। जैसे यहाँ पे मैंने S5 जो स्ट्रिंग है उसमें लिया है सचिन, और सचिन के इसमें से मैं कैर एट 0 पोजीशन बोल रहा हूँ, तो 0th इंडेक्स पे क्या है S, तो क्या रिटर्न करके देगा S। अगर मैं 3 करता हूँ तो क्या रिटर्न करेगा वो, तो ये हो गया 1 2 3, तो क्या रिटर्न करेगा H। तो आउटपुट देख लेते हैं इसका एक बार, S एंड H, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद की मेथड है कंटेंट्स। तो कंटेंट सिंपल काम करता है, वो ट्रू या फॉल्स बताएगा। मतलब अगर हमें कुछ फाइंड करना है ना, मतलब ये जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में से हमें कोई स्ट्रिंग फाइंड करनी है कि वो वर्ड है क्या उसके अंदर, या फिर कोई स्ट्रिंग है क्या, प्रेजेंट है क्या। तो अगर वैसा करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, कंटेंट्स। ये बहुत यूज़फुल मेथड है। जैसे S1 में मैंने वही पुरानी स्ट्रिंग ली है, उस स्ट्रिंग में मुझे फाइंड आउट करना है कि उसमें एंड्रॉयड है क्या। देखिए जैसे आप देख रहे हो कि लास्ट में मैंने एंड्रॉयड लिखा है, ठीक है। तो अगर वो वर्ड उसमें प्रेजेंट है ना, कंटेंट्स, ठीक है, अगर है तो वो ट्रू देगा, ठीक है। करके देखते हैं। सी मैं अभी क्या करता हूँ कि वो वर्ड को वहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं। तो देखिए फॉल्स है ना, क्योंकि अभी एंड्रॉयड इस स्ट्रिंग में है ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया कंटेंट्स कैसे काम करता है,
कि अगर है डेटा है तो वो ट्रू देगा, अगर वो स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कंपेयर। तो इस वाले में अपन कंपेयर भी देख लेंगे, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं कंपेयर्स टू। तो जैसे सी में सी में हमने स्ट्रिंग चैप्टर में जैसे कंपेयर देखे थे ना, वैसा ही है एग्जैक्टली, पर सी में वो आस्की में कंपेयर करता था, यहाँ पे वो यूनिकोड में कंपेयर करेगा। ठीक है, आस्की जैसा ही होता है यूनिकोड, पर उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स है इसमें। ठीक है, ये वाले टेबल में। तो आपको गूगल में जाकर सर्च करना है तो आपको पता चल जाएगा यूनिकोड क्या होता है। ठीक है, तो ये कंपेयर जो होगा वो स्ट्रिंग में नहीं होगा, उसके यूनिकोड से होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, S1 कंपेयर्स टू S2। तो इस टाइम तो दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो सिंपल वो S1 माइनस S2 करेगा तो क्या मिलेगा, ऑफकोर्स 0, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो क्या मिल जाएगा, हमें वैल्यू मिलेंगे 0। पर अगर मैं सपोज S1 को क्या कर देता हूँ कैपिटल, कोई भी एक कैपिटल, तो क्या है, इसका जो यूनिकोड है वो चेंज हो गया है ना, और इसका यूनिकोड चेंज है, तो इन दोनों का यूनिकोड चेंज होने की वजह से वो मुझे माइनस में वैल्यू देगा, क्योंकि वो हमेशा कैसे करता है, S2, ये इसका मतलब होता है सॉरी S1 माइनस S2। ठीक है, अब आप जाके देखना है कि कैसा क्या ये यूनिकोड का कैसा क्या है, क्योंकि इसका यूनिकोड क्रिएट होगा और फिर उसमें से वो डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, मैंने आस्की के वक्त जो बताया था वही सेम चीज़ है यहाँ पे। सेम चीज़ अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ और इसको छोटा रखूँ, सेम चीज़ पॉजिटिव में आएगा 32 जो डिफरेंस था उसका। ठीक है, तो कंपेयर्स टू मेथड यूज़ होता है कि कितना डिफरेंस है, ठीक है, इन द नंबर। ठीक है, यूनिकोड में कितना डिफरेंस है। उसके बाद होता है इक्वल्स। इक्वल्स इसी में करके देख लेते हैं। तो इक्वल्स का सीधा फंडा है कि वो डेटा को चेक करता है, अगर उसको डेटा सिमिलर दिख रहा है तो वो मतलब स्ट्रिंग सिमिलर दिख रहा है तो वो बोल देगा कि हाँ सिमिलर है, अदरवाइज़ नहीं, तो यहाँ पे वो ट्रू बोल देगा। और अच्छा, हमने चेंज किया ना, एक कैपिटल एच है, एक स्मॉल एच है। ठीक है, तो कैर सीक्वेंस भी चेंज होता है तो वो डिफरेंट है ना, तो फॉल्स हो गया। तो मैं दोनों को सेम कर देता हूँ तो वो क्या देगा, ट्रू। पर आपने ये देखा कि स्ट्रिंग तो एक्चुअल में सेम है, बस वो केस चेंज होने की वजह से उसने वो दे दिया। तो यहाँ पे और एक मेथड है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल्स बट इग्नोर केस। आप उसमें क्या कर सकते हो, केस को इग्नोर करवा सकते हो। तो उस टाइम वो केस को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि डेटा सेम है क्या। तो अभी तो फिलहाल हम चेंज करते हैं इसको, तो दोनों हेलो है बट एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो अभी ये इग्नोर करेगा और ट्रू बताएगा, क्योंकि दोनों में डेटा जो है वो हेलो ही है। ठीक है, तो ये भी बहुत यूज़फुल होता है। कंपेयर्स में भी है, कंपेयर टू इग्नोर केस। ठीक है, वो वाला भी होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको हटाते हैं, कंपेयर टू इग्नोर केस, ये भी सेम ही है, वैसा ही काम करता है। तो इसमें भी वो कंपेयर करेगा और केस को भूल जाएगा। सही है, गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये लास्ट मेथड है जो कि है स्प्लिट। ठीक है, आज के टॉपिक में। तो स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट करता है मतलब जो टोटल स्ट्रिंग है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप स्प्लिट भी कर सकते हो इंडिविजुअल स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसका ये कैसे करता है स्प्लिट, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रिंग है इसको कहाँ से स्प्लिट करना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे वो स्प्लिटिंग जो टारगेट है मेरा वो है इज़, तो वो क्या करेगा, इसके पहले से ये एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग हो गई, इसके बाद से ये इंडिविजुअल स्ट्रिंग हो गई, कब तक, जब तक सेकंड इज़ नहीं आ जाता। तो समझा आपको, तो ये पहली स्ट्रिंग हो गई, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई, देन उसके बाद इसके बाद से यहाँ से लेके इज़ है क्या, नहीं है, तो ये तीसरी स्ट्रिंग हो गई। पर मतलब यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग वो देगा, 3 स्ट्रिंग। तो हमें वो एक स्ट्रिंग नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप का ही एरे। तो हम उसको होल्ड करने के लिए मैंने क्या बना दिया, स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया। पूरी स्ट्रिंग इसमें सेव होंगी इस एरे में, और हम उसको क्या कर सकते हैं, बाद में हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली इनहांस फॉर लूप का यूज़ किया है। तो इनहांस फॉर लूप में अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, देखो ये जो एरे है, एरे के अंदर का डेटा एक एक करके, हाँ एक एक एलिमेंट किसको देते जाएगा, वो ए को, और ए भी स्ट्रिंग टाइप का ही है, तो बराबर है ना। ARR जो है एरे है वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, और ये ए भी स्ट्रिंग टाइप का। एक एलिमेंट इसको देगा, देन वो प्रिंट कर देगा, फिर से सेकेंड एलिमेंट फिर इसको देगा, फिर देन प्रिंट कर देगा, थर्ड एलिमेंट देगा। ये कब तक देते रहेगा, है ना, ये सिचुएशन कब तक ट्रू रहेगी, जब तक इसमें डेटा है। जिस टाइम ये ए को डेटा नहीं दे पाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और ये लूप रुक जाएगा। समझा, सिंपल सा है। तो चलो हम प्रिंट करके देखते हैं,
हमें वैसा ही मिल रहा है क्या? देखिए हमें पहले जावा मिला क्योंकि हमने इस डाला था, देन उसने सेकेंड स्ट्रिंग क्या थी, स्पेस से लेके, हाँ देखो उसने एग्जैक्टली यहाँ से किया है सेकेंड स्ट्रिंग, देन उसके बाद थर्ड इंडेक्स मतलब उसके बाद वाले इसमें यहाँ से लेके लास्ट तक। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए आउटपुट। ठीक है, समझा है? ओके, तो ये थी कुछ मेथड्स जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर की है, जो यूज़फुल होती है। ठीक है, इनको सबको प्रैक्टिस करना है, खुद से करके देखो, ये तभी होगा। ठीक है, मैंने शायद से मोस्ट ऑफ मेथड ले लिए हैं, कुछ मेथड्स छूट गए होंगे तो आप खुद ट्राई कीजिए, उसको नेट पे सर्च कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल होता है मेथड को यूज़ करना। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को यूज़ कीजिए और उस मेथड का नाम लीजिए। ठीक है, मेथड को टाइप कीजिए, वो सिंपली आ जाएगा। ठीक है, चलो टॉपिक ख़त्म करते हैं। लास्ट क्या बचा है तो है क्वेश्चंस। तो स्ट्रिंग क्लास पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, तो कुछ जो बेसिक है, जो मोस्ट ऑफ टाइम होता है, वो क्या है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो क्या है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस? उसको मिलने वाली जो मेमोरी है, मेमोरी एड्रेस को ही क्या बोला जाता है? रेफरेंस बोला जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स इक्वल्स एंड इक्वल्स मेथड। तो आप थोड़ा सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो और सोच के देखिए कि क्या डिफरेंस है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे ये इक्वल्स इक्वल्स है, ये इक्वल्स इक्वल्स क्या कंपेयर करता है? दो रेफरेंसेस को कंपेयर करता है, मतलब ऑब्जेक्ट के दो रेफरेंसेस को कंपेयर करता है। पर इक्वल्स मेथड क्या करती है? एक्चुअल कंटेंट को, मतलब अगर S1 में हेलो है और S2 में भी हेलो है तो एक्चुअल कंटेंट को वो चेक करेंगे, ना कि उनको मिलने वाली मेमोरीज को। पर इक्वल्स इक्वल्स मेमोरी को कंपेयर करेंगे। ठीक। थर्ड, व्हाट इज स्ट्रिंग कंस्टेंट पुल। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट पुल क्या होता है? ये एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे क्या होता है कि डुप्लीकेट स्ट्रिंग क्रिएट नहीं होती है ना। मतलब S1 हम जब लेटर टाइप के वेरिएबल्स स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो हम जब डेटा डालते हैं ना उसमें, तो अगर वो पहले से स्ट्रिंग कंटेंट पूल में है तो वो नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता है ना, वो वहीं से उसका रेफरेंस उठा के ये वाले वेरिएबल ये वाले ऑब्जेक्ट को दे देगा। पर अगर वो डेटा मतलब वो जो स्ट्रिंग है वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है स्ट्रिंग कंटेंट पूल में, तो क्या होगा? वो न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेगा और वो रेफरेंस उस कहते ऑब्जेक्ट को मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज स्ट्रिंग कंस्टेंट पूल किसी ने पूछा है तो वो एक क्या है? मेमोरी है। ठीक है, यूनिक मेमोरी है ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, चलो लास्टली कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं आज का डे। तो लास्ट है आज का नया वर्ड, दैट इज माथाइनो। तो माथाइनो का मीनिंग होता है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है लर्न या फिर आई लर्न। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो पढ़ो, अभी टाइम मिला है ना। ज़्यादा मूवीज़ वगैरह मत देखो और थोड़ा फोकस करो पढ़ने पे। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो पढ़ाई करो। ठीक है, असाइनमेंट्स करो और प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है। ठीक है, और कोई आपके सुझाव हो गए, ठीक है सुझाव ओके सजेशंस हो गए तो वो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो, कमेंट्स कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो जो भी कुछ रहेगा मैं ज़रूर उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं।